हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज हम इस वीडियो में आपके जूनियर असिस्टेंट के जो सिलेबस का लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज़ जॉब रिलेटेड एंड लीगल टर्मिनोलॉजीज़, उसके ऊपर कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम आपको और वीडियोस भी आपके लिए लेके आ पाएँ। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारी पहली टर्म है दैट इज़ अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, एक अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है, आपको पेपर में इसके रिलेटेड सीधा पूछा जा सकता है कि एक अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो सस्पेक्टेड है कि उसने कोई क्राइम किया है, लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है। नॉट प्रूवन दैट, कि वो अभी जो है अभी प्रूव नहीं हुआ है कि उसने कोई क्राइम कि वो एक क्रिमिनल है, बट जो है वो सस्पेक्टेड है क्राइम के लिए कि उसने वो है क्राइम किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बात करता है कि आप किसी भी पर्सन को क्रिमिनल नहीं कह सकते जब तक वो कोर्ट में, यानी कि जुडिशरी के सामने वो ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है कि वो एक जो है क्रिमिनल है। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या है, वो इनोसेंट पर्सन है। टिल नाउ वो एक इनोसेंट है जब तक प्रूव नहीं हुआ कि उसने कोई क्राइम किया है, या तो वो कोई क्या है, वो एक गिल्टी है, तब तक क्या है, वो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो एक अक्यूज्ड पर्सन है। ठीक है, नॉट येट प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट। ठीक है, एंड उसके पास तब तक के लिए कुछ राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल 20 जो है वो उसको राइट्स प्रोवाइड करता है कि जब तक वो प्रूव नहीं हुआ है कि वो उसने कोई क्राइम किया है या तो वो गिल्टी है, तब तक हम उसको गिल्टी या तो हम उसको क्रिमिनल नहीं मान सकते। दैट इज एन अक्यूज्ड पर्सन, जिसके ऊपर सिंपली अक्यूज्ड पर्सन, अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अक्यूज्ड पर्सन क्या होता है, एक सस्पेक्टेड पर्सन है जिसके लिए हम ये मानते हैं कि उसने वो कोई क्राइम किया है, दैट इज एन अक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज रिकॉसल क्या होता है, और रिक्यूजल और रिकॉसल, इसको रिकॉसल ऑफ जजेस भी पढ़ते हैं। रिक्यूजल क्या होता है, ठीक है, अ जज इज विड्रॉल फ्रॉम अ केस ड्यू टू द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज रिकॉसल। ठीक है, अब मान के चलो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है रिकॉसल। रिकॉसल क्या होता है कि से सपोज कोई जुडिशरी के सामने या हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस जाता है, जो जज उस केस को सुन रहा है, उसका उस केस के साथ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कैसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हम ये देखेंगे कि कैसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो क्या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, से सपोज हम बात करते हैं कि एक जज है, जो केस वो जज लड़ रहा है, जिन पार्टीज ने जुडिशरी के सामने या हाई कोर्ट में या कोर्ट के अंदर जो है वो केस लिया है, उन पार्टीज को से सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, मान के चलो कि ए पार्टी जो है वो उस जजेस के नाउन में है, तो जजेस ये कह सकता है कि ये जो एक पार्टी है उसको मैं जानता हूं, हो सकता है कि जो जजेस जिस टाइम जो डिसीजन इसके फेवर में ले सकता है, इसलिए जज उस पार्टिकुलर केस से क्या कर सकता है, खुद को विड्रॉ कर देगा कि इसकी हियरिंग मैं इंटरटेन नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन ये है कि क्या रिकॉसल के ऊपर कोई लॉ है कि ऐसे टाइम पीरियड में जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हो तो जजेस को वहां से विड्रॉ करना चाहिए। तो हमारे कंट्री में यानी कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जजेस को वहां से विड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो देन क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज एन एथिकल रिक्वायरमेंट दैट दे हैड टू और दे मस्ट बी विड्रॉ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन अगर वो नहीं करें तो उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि आपको करना है, बट एक्चुअली जनरली किया जाता है। रिसेंटली एक गुजरात हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था। ठीक है, तो वो केस जो है एक लेडी जज थी। ठीक है, तो लेडी जज जो थी वो केस इंटरटेन कर रही थी, यानी कि उस पर्टिकुलर केस की हियरिंग को सुन रही थी। तो
केस के साथ उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था तो उसने रिकॉसल ले लिया हुआ था। तो ये जो है टर्म आपकी न्यूज में भी थी, तो वहां से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके पेपर में पूछी जाए। सिंपली विड्रॉल फ्रॉम द केस, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है, अगर ऐसी टर्म द टर्म रिकॉसल हैज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट और इन द जुडिशरी में है, अगर ऐसी टर्म्स है तो उसका क्या मतलब है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि विड्रॉ कर जाना केसेस से, ऐसे जजेस का विड्रॉ कर जाना केसेस से, ऐसे केसेस से जहां पे उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा हो। ठीक है, तो रिकॉसल आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है एफिडेविट क्या होता है। अब देखो एफिडेविट क्या होता है, इट इज एक्चुअली अ लीगल एविडेंस। ठीक है, लीगल एविडेंस होता है एफिडेविट, जिसमें आप लिख के रिटन में एक ओथ लेते हो कि जो चीज मैं जजेस के सामने या तो जुडिशरी के सामने देने जा रहा हूं वो जो है वो ट्रू है, दैट पार्टिकुलर एविडेंस इज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटन ओथ लेना और रिटन स्वर्न करना, दैट इज एक्चुअली एन एफिडेविट। अब देखो एक एफिडेविट जो है वो जो है वो एक पब्लिक अथॉराइज्ड अथॉरिटी से, यानी कि एक अथॉराइज्ड अथॉरिटी से जो है वो साइंड हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर उसकी स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। क्या प्रूव करता है कि उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, मान के चलो एक एफिडेविट है जिसमें एफिडेविट में लिखा हुआ है कि हम ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये सारी हमारे बिहाफ से बताई गई है और ये सब कुछ जो है वो ट्रू है। ठीक है, इसके बाद दो पार्टीज होती हैं, मान के चलो एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, से सपोज हम कोई रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो जो ओनर होता है, ठीक है, एक उसमें तीन पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं, एक ओनर होता है और एक टेनेंट होता है। ठीक है, तो ओनर्स और टेनेंट्स इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं कि भाई हम इतना रेंट पे करेंगे, मंथली रेंट पे किया जाएगा, साल में इतना रेंट इंक्रीज होगा, और ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि इसमें सारी चीज़ें लिख के दी जाएंगी और दोनों पार्टी जो हैं इस पे साइन करेंगी, ओनर भी साइन करेगा और टेनेंट भी साइन करेगा। अब देखो जो अथॉराइज्ड अथॉरिटी है वो कौन हो सकता है, वो एक नोटरी वाले हो सकते हैं या तो एक जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, इट में भी फर्स्ट क्लास जज भी हो सकता है। अब वो क्या करेगा, मान के चलो कि इन दो पार्टीज ने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम काम करेंगे। अब जो हमारे पास एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, ऑथराइज्ड अथॉरिटी यानी कि नोटरी वाले हैं, चाहे वो फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, तो दोनों अथॉरिटीज उसके सामने जाके उसके ऊपर साइन कर रही हैं और दोनों के साइन करने के बाद उनके पास एक विटनेस है। ठीक है, विटनेस साइन कर रहा है और जब ये साइन करेंगे तो इससे प्रूव होगा कि वो जो अथॉराइज्ड अथॉरिटी होगी वो ये प्रूव करेगी कि इन लोगों ने ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं ये मेरे सामने साइन की हुई हैं, दैट इज नाउ इट बिकम अ लीगल प्रोसीडिंग होगी। अगर इन फ्यूचर इसमें कोई भी पार्टी मान के चलो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, दे आर लायबल इन द कोर्ट, दैट इज एक्चुअली एन एफिडेविट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलो हम कोई भी फाइल पिटिशन करते हैं कोर्ट में, फाइल पिटिशन करते हैं कोर्ट में, जो फाइल हमारी बनती है, देखो फाइल जो होती है वो हमारे बिहाफ पे हमारा जो एडवोकेट होता है वो उसको क्या करता है, हाई कोर्ट में फाइल पिटिशन हाई कोर्ट में एडवोकेट के द्वारा की जाती है, हमारा एडवोकेट होता है। अब एडवोकेट को जब हम फाइल देते हैं तो फाइल जो है वो छोटी नहीं होती है, काफ़ी बड़ी फाइल होती है। मान के चलो मैं नॉर्मली बताऊं तो कम से कम 30-35 पेजेस की नॉर्मल फाइल बनेगी, 50 पेजेस की, 100 पेजेस से भी बड़ी बड़ी बनती है, केस टू केस डिपेंड करता है। तो मान के चलो इन 30 या 50 पेजेस के अंदर जो चीज़ लिखी गई है उसके लिए इस फाइल के टॉप पे हम एक एफिडेविट लगाएंगे, एक एप्लीकेशन होगी पहले, उसके नीचे एक एफिडेविट होगा और इस एफिडेविट में हमारे साइन होंगे। मान के चलो जो अगर आप लोगों में से या तो मैं कोई केस कर रहा हूं तो इस एफिडेविट बनाया जाएगा, उस एफिडेविट के नीचे मेरे सिग्नेचर होंगे और सिग्नेचर ये प्रूव करेंगे कि जो फाइल में जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो मेरे बिहाफ से है और वो सब कुछ सच है। ठीक है, और अगर कल को इनमें कोई भी ऐसा मॉडिफाइड इंटेंशन वाली कोई चीज दिखे या तो कोई फॉल्स चीज दिखे तो उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, उसको कहते हैं हम एफिडेविट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक ये क्या है, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, एक एविडेंस है जिसके लिए जो पार्टी है वो स्वर्न कर रही है, ये ओथ ले रही है कि जो चीज मैं लिख के बता रहा हूं वो चीज सच है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म दैट इज स्यूमोटो। अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। स्यूमोटो का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे नॉर्मली जुडिशरी में या तो कोर्ट्स में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो अक्यूज्ड होता है,
एक होता है जो विक्टिम होता है, ठीक है। विक्टिम हमेशा क्या करता है कि एक फाइल पिटीशन करता है कोर्ट में, और जब वो फाइल पिटीशन करता है तो कोर्ट इसको एक जो अक्यूज होता है उसको एक नोटिस भेजती है, ठीक है, और उस नोटिस से वो अक्यूज पर्सन भी जो है वो उस कोर्ट में चला जाता है, ठीक है। फिर दोनों अपने एविडेंसेस जो है वो कोर्ट के सामने रखते हैं, और कोर्ट फिर उन एविडेंसेस को देख के क्या करता है, डिसीजन लेता है या तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। अब मान के चलो ऐसे केसेस जहां पे कोई विक्टिम अपने किसी राइट्स को लेके, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट्स की, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिया जाता है, ठीक है, नॉट अ सिंगल पर्सन, क्योंकि सिंगल पर्सन जब भी कोई विक्टिम होता है तो वो खुद ही कोर्ट में चला जाता है। लार्ज जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, से सपोज कोई ऐसा रूरल एरिया है जहां के ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके राइट्स मान के चलो, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनके मान के चलो किसी एरिया के ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनके राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जुडिशरी के पास नहीं जा रहे। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है हमारे राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर वो जुडिशरी के पास नहीं जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में जुडिशरी खुद से, स्यू मोटो मतलब सेल्फ, बाय इटसेल्फ, ठीक है, खुद से क्या करेगा, जुडिशरी खुद से उस केस को क्या है अपने पास ले लेगी, और उस केस को खुद से ही जो है विदाउट एनी पिटीशन खुद से ही उसको केस को इनिशिएट कर देगी। उसको हम क्या कहते हैं, स्यू मोटो एक्शन, ठीक है, दैट हैज बीन टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ विदाउट एनी पिटीशन फ्रॉम अ पार्टी, ठीक है। इट इज एन अनयूजुअल एक्शन, जनरली कोर्ट में ऐसा होता नहीं है। कोर्ट के पास केसेस या कोर्ट उन केसेस को इनिशिएट या सुन सकता है जब कोई विक्टिम कोर्ट के पास जाए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, मैं इसके लिए कोर्ट के पास आया हूं ताकि मुझे जस्टिस मिले, तो कोर्ट नॉर्मली वैसे केसेस को सुनता है, लेकिन स्यू मोटो एक अनयूजुअल है, ठीक है। और क्यों लिया जाता है, बिकॉज ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, और कोर्ट्स डिस्क्रिशन होती है। अब ये बात भी है कि क्या स्यू मोटो एक्शन कोर्ट को लेना चाहिए, अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो स्यू मोटो एक्शन ले या तो ना ले। इट इज ऑन द कोर्ट कि वो स्यू मोटो एक्शन ले रहा है या तो नहीं ले रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा कि व्हाट इज दिस स्यू मोटो, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म है दैट इज नोटिस, मैंने अभी बात की थी नोटिस की, ठीक है। व्हाट इज दिस नोटिस, एक्चुअली अ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मिंग अ पार्टी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। से सपोज अगेन मान के चलो कि ए पर्सन है, उसने बी पर्सन के ऊपर कोई केस किया, ठीक है, ए पर्सन उसके बी पर्सन के ऊपर कोई केस किया, जब उसने केस फाइल किया, ठीक है, केस फाइल करने के बाद क्या होता है कि कोर्ट क्या करता है, एक नोटिस इशू करता है, किसको, बी पार्टी को। किस नोटिस इशू करता है कि जो आपके खिलाफ जो है ए ने कोई जो है केस फाइल किया हुआ है, अब आपको नेक्स्ट इस दिन से सपोज 2 वीक्स के बाद जो है नेक्स्ट हियरिंग होगी और आपको कोर्ट में जो है हाजिर होना है, दैट इज अ नोटिस। एक लीगल प्रोसीडिंग है, एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेट किया जाता है दूसरी पार्टी के साथ कि आपको क्या करना है। मान के चलो ए पार्टी है, ए पार्टी ने बी पार्टी के ऊपर, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलो नॉर्मली हमारे जम्मू कश्मीर में देखा जाता है कि जॉब्स रिलेटेड काफ़ी केसेस होते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। मान के चलो कि लास्ट टाइम JKSSB के ऊपर कोई केस हुआ, ठीक है, JKSSB के ऊपर कोई केस हुआ, से सपोज अब जब केस होता है तो करता कौन है, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ने केस किया, तो स्टूडेंट्स ने जब JKSSB के ऊपर केस किया तो केस के बाद अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट JKSSB को एक नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करने के बाद JKSSB को बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, विद इन गिवन टाइम फ्रेम इनके जो इनकी एलिगेशन है उनके ऊपर आपका रिस्पॉन्स, जो आपका रिप्लाई बनेगा वो फाइल करना कोर्ट के अंदर। दैट इज अ लीगल कम्युनिकेशन। अब नोटिस के जरिए दूसरी पार्टी को बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है इन द विद इन द गिवन टाइम फ्रेम में, ठीक है। क्या होता है, इट इज टू इन्फॉर्म व्हाट द पार्टी ऑफ द केस एंड इट्स कंटेंट, डिटेल्स ऑफ द केस बताना, उसको एलिगेशंस क्या लगी है, डेडलाइंस कब तक आपको जो है अपना रिप्लाई फाइल करना है और क्या प्रोसीजर होगा इसका, ठीक है। देन द पार्टी मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, और जब तक का उसको टाइम दिया गया होगा उसी टाइम फ्रेम में उसको क्या करना है, अपना रिप्लाई फाइल करना है कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मलाफाइट। व्हाट इज दिस मलाफाइट, देखो मलाफाइट क्या होता है, जब कोर्ट में कोई पार्टी जो है वो बैड फेथ से, ठीक है, या तो ऐसा कोई मिसलीडिंग कंटेंट जो है वो कोर्ट में जो है बैड फेथ से या तो मिसलीडिंग कंटेंट जो है कोर्ट में पेश कर देती है, कोर्ट में देके बता देती है, उसको कहा जाता है मलाफाइट इंटेंशन या मलाफाइट्स, ठीक है। दैट मीन्स इंटेंशनली मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स,
अपनी मर्जी से, यानी कि सेल्फ इंटरेस्टेड जो है आप क्या करते हो, किसी बैड को या तो फॉल्स फैक्ट्स को जो है, फॉल्स फैक्ट्स को कोर्ट में प्रूव करते हो, दैट इज कॉल्ड मलाफाइड। ठीक है, मलाफाइड का एंटोनियम होता है बोनाफाइड। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, व्हाट इज मलाफाइड एंड देन व्हाट इज बोनाफाइड। तो मलाफाइड के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कैन लीड टू अ लीगल सैंक्शंस और पेनल्टीज उसके ऊपर लगाई जा सकती है। मान के चलो आपने स्टार्टिंग में जो एविडेंसेस दिए, ठीक है, एविडेंसेस, कोई भी एविडेंसेस देने के लिए आपको क्या एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट में आप यही चीज लिखते हो जो हमने ऊपर बात की कि एफिडेविट क्या होता है, कि आप उसी में एफिडेविट में आप बताओगे कि जो चीज मैं दे रहा हूं वो सब कुछ ट्रू है, और बाद में पता चला कि वो मलाफाइड थी, मिसरीडिंग थी। आपने फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट करके कोर्ट को बताए थे ताकि कोर्ट जो है वो आपके फेवर में फैसला बताए। ठीक है, तो दैट इज मलाफाइड। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरिम ऑर्डर। अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इंटरिम ऑर्डर क्या होता है। अब मान के चलो कि कोर्ट में केस जाता है, ए पार्टी और बी पार्टी को दो पार्टीज होती हैं। ए पार्टी जो है बी पार्टी के ऊपर केस करती है, ठीक है ना, कि बी पार्टी ने मेरे साथ मान के चलो कि बी पार्टी के ऊपर कोई केस होता है और बी पार्टी, ये माना जाता है कि बी पार्टी ने जो है यानी कि उसके साथ कुछ गलत किया है। मान के चलो हम कोई पब्लिक केस लेके चलते हैं, से सपोज ये स्टूडेंट्स का केस है। स्टूडेंट्स ने केस किया कि भाई जो पेपर हुआ था उसमें पेपर में जो है कुछ रॉन्ग चीजें हुई है, ठीक है, पेपर लीक हो गया था या कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स ने क्या किया, कोर्ट में यानी कि बी पार्टी के लिए बी पार्टी पे केस किया, तो अब बी पार्टी कोर्ट में जाएगा केस में क्या होगा, केस में एविडेंसेस आएंगे, दोनों पार्टीज को, दोनों साइड्स को कोर्ट सुनेगा। लेकिन मान के चलो कि टाइम ऐसा है कि ये पेपर के रिजल्ट आ चुके हैं, कोई पेपर था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हुए, ठीक है ना, लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हुए हैं, अब एविडेंसेस आने में, कोर्ट हियरिंग्स चलने में टाइम लग सकता है, इट मे बी 2 मंथ, इट मे बी 3 मंथ लग सकते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में कोर्ट क्या करेगा, इन बच्चों को जिन्होंने केस किया इनको एक इंटरिम ऑर्डर दे देगा, एक टेम्परेरी कोर्ट ऑर्डर देगा कि तब तक के लिए अब इन बच्चों को इंटरव्यू में लेके चले जाओ, बाकी हम फर्दर देखेंगे एविडेंसेस बेसिस पे कि क्या चीज रियलिटी क्या थी, सच क्या था और झूठ क्या था। इट इज नथिंग बट अ टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है, और बाकी का केस फैक्ट्स के ऊपर, एविडेंसेस के ऊपर बाद में देखा जाएगा। और ये जो होता है ये क्या होता है, इट इज मॉडिफिकेशन और डेजोल्यूशन, इट लीड्स टू मॉडिफिकेशन और द डेजोल्यूशन। दैट मीन्स कि टेम्परेरी रिलीफ जो दिया जाता है उसके ऊपर या तो मॉडिफिकेशन की जा सकती है या तो उसको फिर खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज इंटरिम ऑर्डर, अ टेम्परेरी रिलीफ गिवन बाय द कोर्ट इज कॉल्ड इंटरिम रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज एक्स पार्टी। देखो एक्स पार्टी क्या होता है, मान के चलो अगेन दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों जो है ए ने बी पे ऊपर केस कर रखा है और दोनों पार्टीज की हियरिंग है मान के चलो 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर को दोनों पार्टीज में से सिर्फ ए पार्टी जो है वो कोर्ट में पहुंच पाई, बी पार्टी नहीं पहुंच पाई। एंड जब बी पार्टी नहीं पहुंच पाई तो जनरली ऐसा होता है कि अगर बी पार्टी नहीं पहुंच पाई तो कोर्ट क्या करता है, उस हियरिंग को नहीं सुनता। अब वो कहता है नेक्स्ट हियरिंग दे देता है, नेक्स्ट डेट दे देगा कि नेक्स्ट हियरिंग आपकी उस टाइम पीरियड में होगी, और दोनों पार्टीज को से सपोज कोर्ट उस बी पार्टी को एक नोटिस इशू कर देगा कि भाई आपको नेक्स्ट हियरिंग पे आना है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलो नॉर्मली तो ऐसा होगा, अब मान के चलो बी पार्टी जो है वो इंटेंशनली नहीं आई है कोर्ट में, ठीक है ना, इंटेंशनली कोर्ट में नहीं आई है, और ए पार्टी को डर है कि बी पार्टी इंटेंशनली नहीं आई है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग एक मंथ के बाद 30 डेज के बाद नेक्स्ट हियरिंग पड़ेगी, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मान के चलो एक ऐसा कोई प्रॉपर्टी वाला केस है, ठीक है, वो 1 मंथ में उस प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एक पार्टी के होते हुए दूसरी पार्टी के, अगर एक पार्टी है यानी कि अगर मींस लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑल पार्टीज, दैट मींस कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बी, कोर्ट कैन टेक द लीगल प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी एंड द एब्सेंस ऑफ बी पार्टी। ठीक है, इट इज वन साइडेड, ओनली वन पार्टी इज प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंटेड। ओके, लिमिटेड सर्कमस्टांसेस यूज्ड इन इमरजेंसीज में, कैसे इमरजेंसीज में, से सपोज ए पार्टी क्लेम कर रही है कि भाई बी पार्टी जो है वो इंटेंशनली कोर्ट में नहीं आई है, इसलिए नहीं आई है कि वो मान के चलो उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं विद इन 30 डेज में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में या तो पोटेंशियल फॉर द इम्बैलेंस, द एब्सेंट पार्टीज राइट्स में बी अफेक्टेड। अब देखो इसमें क्या होते हैं कि जो बी पार्टी होती है उसके राइट्स अफेक्ट होते हैं। क्लियर,
इट इज़ नॉट गुड एज वेल एज गुड भी है। क्यों गुड है कि अगर ए पार्टी के जो है, अगर मान के चलो बी इंटेंशनली नहीं आई है तो ए पार्टी के राइट्स हार्म हो सकते हैं। अगर ए जो कह रही है कि भैया अब भी कोर्ट को कह रही है कि अब भी आप क्या करो, इस केस को, प्रोसीडिंग्स को अभी कंटिन्यू किया जाए, दैट मीन्स कि आप बी के एब्सेंस में उस केस को लड़ रहे हो तो बी के राइट्स भी हार्म हो सकते हैं। ठीक है, इट इज एक्स पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बोनाफाइड। बोनाफाइड है, मैंने अभी आपको बताया मलाफाइड, अभी हमने डिस्कस किया मलाफाइड। मलाफाइड का मतलब होता है दैट इज मिसलीडिंग, मिसलीड करना और बैड इंटेंशन से। ठीक है, तो मैलाफाइड का क्या मतलब होता है? मैलाफाइड मीन्स गुड इंटेंशन। ठीक है, मीन्स गुड इंटेंशन। इट इज एक्टिंग गुड फेथ विदाउट रेंट इंटेंट टू डिसीव। ठीक है, अ जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स दैट इज कॉल्ड एन बोनाफाइड। सिंपली मलाफाइड का एंटोनियम, मलाफाइड का उल्टा बोनाफाइड होता है। ठीक है, तो इतने ये कुछ टर्म्स आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और टर्म्स लेके आएंगे। देखो अराउंड आपको 50+ टर्म्स यहाँ पे हम करवाएंगे, और मान के चलो कि उतने टर्म्स अगर आपको याद है तो कहीं क्वेश्चन जो पेपर बनेगा तो वो अगर कोई टर्म्स पूछी जाएगी। वैसे आपका 10 मार्क्स का ये है, 10 मार्क्स में आपका कुछ उर्दू रिलेटेड टर्म्स भी हैं। ठीक है, आपके कुछ जॉब रिलेटेड भी हैं और कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज भी हैं। 3 टॉपिक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो मान के चलो कि आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो अगर 50 टर्म्स, हम 50 टर्म्स को यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट आने वाले 4-5 वीडियोस में, तो आपके यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू।